आज हम लोग का लेसन नंबर 23 शुरू होगा, मेगा फर्म्स। अब इस चैप्टर के साथ साथ अपने को लेसन 21 भी पढ़ना ज़रूरी है, बिकॉज कुछ पोर्शन यहाँ से उस चैप्टर का भी रेलेवेंट मिलेगा हम लोग को। अब यहाँ पे बेसिकली दो कॉन्सेप्ट है, एक मेगा फर्म और एक मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म। ठीक है, मेगा फर्म और मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म। मेगा फर्म क्या हुआ? मेगा फर्म मतलब कि एक फर्म विद अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टनर्स। अगर 2 पार्टनर्स है, 4 पार्टनर्स है, तो वो मेगा फर्म नहीं हुआ। मेगा फर्म बोलने के लिए क्या हुआ? देयर शुड बी मोर देन 25 पार्टनर्स। जहाँ पे 25 से ज़्यादा पार्टनर्स हो गए वो हो गया मेगा फर्म। अच्छा, मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म क्या हुआ? जहाँ पे सिर्फ एक तरीके का सर्विस नहीं मिलेगा, वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर बात किया जाए तो एक कंपनी सेक्रेटरी, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक सीएमए, इस तरीके से 10-12 लोगों ने मिलके, ठीक है, एक फर्म बनाया। तो अब होगा क्या कि अगर मान लो कोई कंपनी है, ठीक है, उसको ऑडिट का रिक्वायरमेंट था, तो वो जाता किसी सीए फर्म के पास, लेकिन ये बोलता है कि सर मेरे को अपने अकाउंट्स के ऑडिट के साथ साथ अपना सेक्रेटेरियल ऑडिट भी करवाना है। ठीक है, अकाउंट्स का तो ऑडिट करवाना ही है, उसके साथ साथ अपना सेक्रेटेरियल ऑडिट भी करवाना है। अब सेक्रेटेरियल ऑडिट के लिए इसको जाना पड़ता किसी सीएस फर्म के पास। फिर इसका कहना है कि सर मेरा एक फैक्ट्री है जहाँ पे मेरे को कॉस्ट ऑडिट भी करवाना होता है, तो फिर इसको जाना पड़ता किसी सीएमए के पास। तो इसको अलग अलग काम के लिए अलग अलग जगह जाना पड़ रहा था। लेकिन अगर इसको एक ऐसा फर्म मिल जाए जिस अकेले जगह पे इसका सारा का सारा काम मैनेज हो जाए, तो ये कंपनी ज़्यादातर प्रेफर करेगा ऐसा ही फर्म को जहाँ पे कि एक जगह जाओगे और आपका सारा काम हो जाएगा। ठीक, जस्ट लाइक अ शॉपिंग मॉल। लोग मॉल्स में जाना क्यों पसंद करते हैं? भाई एक जगह गया, वहीं पे अपना सारा सामान मिल गया। करेक्ट। अलग अलग शॉप में टहलने से अच्छा है, भटकने से अच्छा है कि आप एक जगह जाओ, वहीं आपका सारा सर्विसेज आपको मिल जाएगा। तो मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म जो है वो यही रोल प्ले करता है कॉर्पोरेट सेक्टर में, कि मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म में क्या हुआ, एक जगह पे आपको सारा सर्विसेज मिल गया। अब क्या हो रहा है देखो, अ फर्म विथ मोर देन 25 पार्टनर्स इज कॉल्ड अ मेगा फर्म। जहां 25 से ज्यादा पार्टनर्स है उसको मेगा फर्म बोलेंगे। अब इस मेगा फर्म का मल्टी डिसिप्लिनरी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक, मेगा फर्म अलग कॉन्सेप्ट है, मल्टी डिसिप्लिनरी अलग है। अच्छा, मेगा फर्म में जितने पार्टनर्स है वो सारे के सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हो सकते हैं, वो सारे कंपनी सेक्रेटरीज भी हो सकते हैं, सारे कॉस्ट अकाउंटेंट भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मल्टी डिसिप्लिनरी के अंदर में यूजुअली क्या होता है, अलग अलग कैटेगरी के लोग भी रहते हैं। अब बोलता है कि अगर आप मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म बनाओगे, ठीक है, तभी वो धीरे धीरे आगे चल के क्या बनेगा, एक मेगा फर्म बनेगा। ठीक, क्योंकि 25 चार्टर्ड अकाउंटेंट मिलके एक साथ कोई फर्म बना करके कोई रेलेवेंस नहीं है, बिकॉज हर कोई तो सर्विसेज एक जैसा प्रोवाइड कर रहा है। अब देखो क्या हो रहा है, जहां पे 25 से ज्यादा पार्टनर्स है वो क्या हुआ, मेगा फर्म। और मल्टी डिसिप्लिनरी कहाँ है, विच प्रोवाइड्स अ वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज, जहां पे कि आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज मिल जाएगा, इंक्लूडिंग कोर प्रोफेशनल सर्विसेज एज वेल एज अदर अलाइड एंड एंसिलरी सर्विसेज अंडर अ सिंगल रूफ। जो मेजर एक्टिविटीज है कि आपको सेक्रेटरियल ऑडिट हुआ, आपको फाइनेंशियल ऑडिट हुआ, कॉस्ट ऑडिट हुआ, वो भी मिलेगा, और उसके साथ साथ जो छोटा मोटा अदर सर्विसेज होता है वो सारा भी मिल जाएगा। बोलने का मतलब क्या हुआ, जस्ट लाइक अ कस्टमर कैन फाइंड ऑल द नेसेसरी आइटम्स इन अ डिपार्टमेंटल स्टोर। ठीक है, आप एक डिपार्टमेंटल स्टोर में जाओगे, अलग अलग सेक्शंस बना हुआ है कि भाई यहाँ पे वेजिटेबल्स मिलेगा, इधर फ्रूट्स मिलेगा, इधर अदर यूटिलिटीज का सामान मिल जाएगा, एक ही जगह पे सब मिल जाएगा। तो MDF मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म मे ऑल्सो बी रेफर्ड एज अ सर्विस मॉल विच प्रोवाइड्स अ वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज, जहाँ पे कि आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज दिया जाता है। इट इज अ सिंगल विंडो सोल्यूशन टू मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ द क्लाइंट। सिंगल विंडो मतलब कि आप एक काउंटर पे जाइए, वहीं पे आपका सारा सोल्यूशन हो जाएगा। अब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में क्या होता है कि भाई ये काम करना, जाओ उस काउंटर पे जाओ, ये काम के लिए उस काउंटर पे जाओ, इस काम के लिए उस काउंटर पे जाओ, तो अब वो काउंटर टू काउंटर घुमाते रहते हैं। लेकिन ये बोलता है दिस इज अ सिंगल विंडो सोल्यूशन, एक काउंटर पे जाइए, वहीं पे आपका सारा समाधान हो जाएगा। द क्लाइंट्स आर अश्योर्ड दैट इवन इफ एनी सिंगल पार्टनर इज नॉट अवेलेबल, देयर वर्क विल नॉट गेट अफेक्टेड। कि अगर कोई पार्टनर नहीं भी है तो भी आपका काम खराब नहीं होगा, अफेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि वहां पे एक या 2 पार्टनर नहीं है। मल्टी डिसिप्लिनरी में बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं, एंड हेंस द क्लाइंट्स फील कंफर्टेबल इन डीलिंग विद सच फर्म्स। सो MDF may be considered as a step towards मेगा फर्म। MDF ही आगे चल के क्या बनेगा, मेगा फर्म बनेगा।
अब PCS में क्रिएट MDF विथ मेंबर्स ऑफ अदर प्रोफेशनल बॉडीज। अब ऐसा नहीं है कि कंपनी सेक्रेटरी सिर्फ दूसरे कंपनी सेक्रेटरी के साथ ही फर्म क्रिएट कर सकता है, हम अदर प्रोफेशनल्स के साथ भी कर सकते हैं। अब अदर प्रोफेशनल्स कौन हुए? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी है, कॉस्ट अकाउंटेंट्स भी है और अदर प्रोफेशनल्स भी है। इनको छोड़ के भी बहुत सारे लोग हैं जिसके बारे में अपने को लेसन 21 में डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। ठीक, तो ये फर्स्ट पैराग्राफ बहुत ही सिंपल सा है, कंसेप्चुअल है, अपने मन से बना के लिख सकते हैं कि जहाँ 25 से ज़्यादा लोग होते हैं वो क्या हो गया? मेगा फर्म। और जहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज दिया जाता है वो क्या हो गया? MDF। अब MDF में फ़ायदा क्या हो रहा है अपने को कि एक जगह पे बहुत सारा सर्विसेज मिल जाता है, तो क्लाइंट्स जो है वो कंफर्टेबल फील करते हैं हमारे साथ डील करने में। अब यहाँ पे लिखा हुआ है बेनिफिट्स और रिस्क, कि अगर आप मिलजुल के काम करोगे तो उसका फ़ायदा क्या है? यू गेट टू वर्क इन अ टीम एनवायरमेंट, प्रोफेशनल्स का एक टीम रहेगा, आपको अच्छा लगेगा काम करने में। फिर लिखा है शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ एंड एक्सपर्टीज। अब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ अगर एक कंपनी सेक्रेटरी बैठा हुआ है तो होगा क्या कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को बहुत सारा डिटेल्स में नॉलेज मिलेगा कंपनी सेक्रेटरी के काम का, और कंपनी सेक्रेटरी को बहुत सारे चीज़ के बारे में सीखने को मिलेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट के काम का। ठीक है, देखो ऐसा तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को लॉ पढ़ाया जाता है और कंपनी सेक्रेटरी को अकाउंट्स पढ़ाया जाता है, लेकिन एक स्पेशलाइजेशन होता है। जितना अच्छा लॉ का ज्ञान एक कंपनी सेक्रेटरी को होगा, ठीक है, उस लेवल का ज्ञान शायद चार्टर्ड अकाउंटेंट को ना हो। ऐसा नहीं बोलते कि उनको नहीं आता है, आता सब कुछ है, लेकिन एक स्पेशलाइजेशन का बात होता है। अभी अपने को भी अकाउंट्स तो आता ही है, लेकिन स्पेशलाइजेशन का बात होता है। जब आप एक प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज के वाले आदमी के साथ बैठ रहे हो जिसको दिन रात सिर्फ अकाउंट्स में डील करना है, तो आपको भी थोड़ा बहुत उसका आइडियाज, उसका एक्सपर्टीज मिलने लगेगा। एक्सपोजर टू वेरियस वर्क्स एंड लर्निंग न्यू एरियाज ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, जब आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ काम करोगे तो आप भी नया नया चीज़ सीखोगे। ऐसे तो एज अ कंपनी सेक्रेटरी आप सिर्फ सेक्रेटेरियल काम करते थे, लेकिन जब आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ मिलकर काम करना शुरू किया तो थोड़ा थोड़ा आपको अदर एरियाज का भी नॉलेज होने लगा। फिर है शेयरिंग ऑफ एक्सपेंसेस। अकेले अगर काम करोगे तो पूरे खर्चे आपको खुद उठाने पड़ेंगे, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, जो भी है वो आपको अकेले को करना पड़ेगा। लेकिन मिलजुल के काम करोगे तो आपका खर्चा भी क्या होगा? बढ़ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फिर लिखो चांसेस ऑफ अट्रैक्टिंग MNCs, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, जो बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, आप उनको अट्रैक्ट कर सकते हो बिकॉज डिफरेंट एरियाज ऑफ वर्क उन्हीं के पास होगा। छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशंस में उतना ज़्यादा काम होता नहीं है, तो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को आप अट्रैक्ट कर सकते हो। और ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, ये थोड़ा बहुत पैसा नहीं देते, ये बहुत अच्छा खासा पैसा भी देता है। फिर शेयरिंग ऑफ रेवेन्यू, जो पैसा कमाएंगे आप वो पैसा बांट सकते हैं। और लिखा हो बेटर ब्रांडिंग एंड पब्लिक इमेज, आपका रेपुटेशन भी मार्केट में बहुत हाई रहेगा। हर कोई आपके बारे में बात करेगा कि भाई तेरे को ये सर्विस चाहिए तो वहाँ चला जा, ये चाहिए तो भी उधर चला जा, हर जगह तुम्हारा नाम रहेगा। तो ये बेनिफिट्स है अपने पास। तो देखो इसमें ना समझने का बहुत कम है, ये प्योरली लर्निंग कैटेगरी का है। अब यहाँ पे थ्रेट्स एंड रिस्क, कि अगर आप मिलजुल के काम करते हैं उसका परेशानी क्या आएगा? हायर इनिशियल कॉस्ट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर एक अकेला आदमी अपना ऑफिस बनाएगा तो छोटा सा 100 स्क्वायर फीट का जगह में भी अपना ऑफिस क्रिएट कर लेगा, लेकिन इतने सारे लोगों के लिए ऑफिस भी बड़ा चाहिए, तो वहाँ पे उनको क्या इनिशियली थोड़ा खर्चा ज़्यादा लगेगा। फिर बोलते हैं लैक ऑफ इंटेंसिटी इन अदर पार्टनर्स वर्क। बहुत अच्छा बात कि आज के दिन पे मान लो एक विक्रम अग्रवाल कंपनी सेक्रेटरी हो गया और मिस्टर एक्स चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, हम लोग दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो जितना इंटरेस्ट हम अपने काम में दिखाएंगे उतना इंटरेस्ट हम सामने वाले के काम में शायद ना दिखाएं। ठीक है, क्योंकि जो मेरा काम है उसका मैक्सिमम प्रॉफिट मेरे को मिलेगा, मैक्सिमम रेवेन्यू को मेरे को मिलेगा, थोड़ा सा पैसा का शेयरिंग होता है। उसी तरीके से चार्टर्ड अकाउंटेंट जो काम करता है उसका मैक्सिमम रेवेन्यू उसको मिलेगा, थोड़े से पैसे का शेयरिंग होगा। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या बोलते हैं कि विक्रम अग्रवाल अपने काम में जितना इंटरेस्ट दिखाएगा शायद अदर पार्टनर्स के काम में उतना इंटरेस्ट ना दिखाए। डिस्प्यूट्स ड्यू टू लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ठीक, अब विक्रम अग्रवाल अपने क्लाइंट्स के साथ डील करता है, क्या बात करता है, हर कुछ सारे पार्टनर्स को बताना जरूरी नहीं है। उसी तरीके से चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, अब उनके साथ वो क्या डील कर रहा है, मेरे अंदर एक्साइटमेंट है, पता नहीं क्या बात कर रहा है। ठीक, तो इस चीज़ को लेकर छोटा छोटा झगड़ा हो सकता है। मेंटेनिंग म्यूचुअल ट्रस्ट एंड फेथ में बिकम डिफिकल्ट, कि भरोसा कायम रखना आपके लिए शायद मुश्किल हो जाए। देखो प्रॉब्लम क्या है ना, एक अगर शॉप होता है जब गुड्स
बेचा जाता है। तो गुड्स का तो एक हिसाब होता है, ठीक है, कि आपने कितना गुड्स परचेज किया, कितना बेचा, हर एक जिसका प्रॉपर अकाउंट्स होता है। लेकिन ये तो सर्विसेज है। अब कौन सा क्लाइंट आया, आपने किस क्लाइंट को क्या सर्विस दिया, कितना पैसा लिया, ठीक, हर एक चीज़ का हिसाब मेंटेन करना पॉसिबल नहीं होता। कोई क्लाइंट हो सकता है मेरे पास आया, आधे घंटे का कंसल्टेंसी लिया, मैंने 5,000 रुपये चार्ज किया, उस समय ऑफिस में और कोई पार्टनर था नहीं, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। समझ में आ रही चीज़? अब बोलते कम्युनिकेशन गैप बिटवीन पार्टनर्स में क्रिएट प्रॉब्लम्स। और लास्ट में है सीनियर पार्टनर्स में अवॉइड द एडवाइस ऑफ जूनियर पार्टनर्स। ठीक है, जो पार्टनर सीनियर है वो लोग जूनियर्स लोग का बात सुनेंगे नहीं, उनको डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, उनके ऊपर ऑर्डर्स चलाएंगे, तो ये सारा प्रॉब्लम्स आ सकता है। अगेन दिस इज ऑल्सो लर्निंग कैटेगरी। ठीक है, तो मिलजुल के काम करने का फायदा भी कुछ होता है और कुछ नुकसान भी होता है, ये समझ लिया हम लोगों ने। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्री रिक्विजिट्स ऑफ फॉर्मिंग अ मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म, कि अगर आप एक मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म बनाना चाहते हो, ठीक है, मतलब कि बहुत सारे लोग आपस में मिलजुल के काम करना चाहते हैं, तो उसके पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, देखो, पहला वर्किंग टुगेदर एंड मैचिंग ऑफ फ्रीक्वेंसीज। मैचिंग ऑफ फ्रीक्वेंसीज मतलब कि सोच जो है वो मैच करना चाहिए। ठीक है, एक आदमी है जो ये सोचता है कि नहीं मेरे को बेटर सर्विसेज देना है, और एक आदमी सोचता है कि भाई कुछ भी हो पैसा ज़्यादा कमाना है, तो देखो इन दोनों के बीच का पार्टनरशिप ना कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, बिकॉज एक का मॉनेटरी इंटेंशन है और दूसरे का मॉनेटरी इंटेंशन नहीं है, तो इन लोगों का साथ में काम करना डिफिकल्ट हो सकता है। तो आपको अगर MDF क्रिएट करना है तो आप ऐसे पार्टनर्स चुनो जिनके साथ आपका फ्रीक्वेंसी, आपका थिंकिंग मैच करे। फिर बोलता है नो ईगो प्रॉब्लम्स। ठीक है, म्यूचुअल फेथ एंड रिस्पेक्ट आपको बना के रखना है एक दूसरे के प्रति। फिर लिखा यूनानिमस डिसीजन मेकिंग। यूनानिमस मतलब कि आप जो भी फैसला लोगे कोशिश करना कि सारे पार्टनर्स का कंसेंट होना चाहिए। यूनानिमस मतलब क्या होता है, 100%। ठीक है, यूनानिमस मतलब क्या होता है, 100%, कि जितने लोग हैं सब कोई मिल के फैसला लेंगे। ठीक है, अगर मान लो 4-5 पार्टनर है तो ऐसा नहीं कि 2-3 लोगों ने मिलकर डिसीजन ले लिया, एक दूसरे पूछा नहीं, वैसा नहीं होना चाहिए। फिर है फिनेंशियल डिसिप्लिन। फिनेंशियल डिसिप्लिन मतलब कोई भी पार्टनर फिजूल खर्च नहीं करेगा। ऐसा मत सोचो कि मेरा अकेला का थोड़ी है, सबका है, क्या फर्क पड़ता, थोड़ा खर्चा हो भी गया तो मेरे हिस्से में थोड़ा ही तो खर्चा आएगा। अगर 5,000 खर्च हुआ, 5 पार्टनर्स है, तो मुझे तो 1,000 रुपये बियर करना पड़ेगा, तो चलो मैंने कर दिया 5,000 रुपये खर्च, बाद बाकी पार्टनर्स को शायद वो खर्च करने का मन नहीं हो। करेक्ट, तो फिनेंशियल डिसिप्लिन होना चाहिए। फिर लिख रहा है इक्वल स्टेटस टू फाउंडर पार्टनर्स। इक्वल स्टेटस टू फाउंडर पार्टनर्स मतलब कि जिन लोगों ने MDF क्रिएट किया था, ठीक है, जिन लोगों ने MDF क्रिएट किया था, MDF शायद 3 लोगों ने क्रिएट किया था, फिर धीरे धीरे उसमें बहुत सारे लोग जोड़ते चले गए। करेक्ट, तो ये जो फाउंडर पार्टनर्स है इनके बीच में जो भी रेशियोज रहेगा या फिर जो भी इनका प्रॉफिट का डिवीजन होगा वो आप बराबर रखना। ठीक है, देखो बराबर रखना जरूरी नहीं है, ये सब क्या है, एडवाइजरी है कि आप ऐसा करोगे तो अच्छा है। ठीक, अब किसी ने ज़्यादा पैसा लगाया तो ऑब्वियसली ज़्यादा लेगा। ठीक, लेकिन ये बताया गया कि आप ऐसे करोगे तो फ्यूचर में परेशानी कम आएगा आपको, तो इक्वल स्टेटस देना। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ऑफ द फर्म एट शॉर्ट रेगुलर इंटरवल्स, कि आप जो पैसा कमा रहे हो ऐसा नहीं कि भाई हम साल भर का हिसाब करेंगे अप्रैल टू मार्च, फिर मार्च के बाद जो हम लोग का होगा वो हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक, तो साल भर पार्टनर्स अपना घर कैसे चलाएंगे? अगर आप सीधा साल भर के बाद हिसाब बनाओगे, जो पैसा बचेगा फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, आपने हर महीना तो कुछ पैसा दिया नहीं और जब साल खत्म हो तो एक बार में 30-35 लाख रुपए दे दिया, तो वो पैसा किसी काम का नहीं, बिकॉज साल भर तो मेरे को उधार लेके काम करना पड़ा। तो इसीलिए क्या बोलते हैं कि आपको शॉर्ट रेगुलर इंटरवल्स में क्या करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट करते रहना चाहिए, कि भाई महीना 2 महीना में आप बांटते रहो। फिर लिखा हुआ है नो अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑन अदर्स और शोइंग सुपीरियोरिटी ओवर अदर्स, कि जो सीनियर पार्टनर्स है उनको ये समझना चाहिए कि हम किसी को बहकाने का कोशिश नहीं करेंगे, किसी पे मेंटली दबाव बनाने का कोशिश नहीं करेंगे। वो जूनियर पार्टनर्स भी है तो क्या हुआ, उनको हम लोग बराबर का दर्जा देंगे। ठीक, ये सारा चीज अगर है तो आपका MDF सक्सेसफुल हो सकता है। क्लियर है यहां तक? चलो, तो अभी तक क्या हुआ कि मेगा फर्म क्या होता है और MDF क्या होता है। मिलजुल के काम करने से कुछ फायदा भी है, कुछ प्रॉब्लम्स भी आएगा। किन चीज़ों का ध्यान आपको रखना चाहिए अगर आप एक MDF क्रिएट करना चाहते हो, तो ये सब कुछ लर्निंग कैटेगरी का है। ठीक है, देखो यहाँ पे कोई भी लॉ का प्रोविजन नहीं आ रहा है, इस पूरे चैप्टर में कहीं लॉ का प्रोविजन नहीं आएगा।
अब यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एमडीएफ, ठीक है, प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एमडीएफ। एक एमडीएफ बनाने का प्रोसेस क्या हो सकता है? यहाँ पे देखो 4 स्टेप्स दिखाया हुआ है, एमओयू, अग्रीमेंट, मैनेजमेंट और रेवेन्यू शेयरिंग। सबसे पहले बात करते हैं एमओयू। एमओयू क्या हुआ? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये क्या होता है? देखो, जब हम लोग ना पार्टनरशिप के अंदर एंटर करना चाहते हैं, ठीक है, जब हम लोग पार्टनरशिप के अंदर एंटर करना चाहते हैं तो हम लोग डायरेक्टली पार्टनरशिप एट विल नहीं बनाएंगे कि भाई जब मन करेगा तब खत्म करेंगे, 10 साल 15 साल 20 साल चलाते हैं, वैसा नहीं भाई। एक बार ट्रायल की तरह, ठीक है, ट्रायल के तौर पे हम लोग 6 महीना 1 साल के लिए करके देखते हैं पार्टनरशिप। अगर ठीक ठाक लगा तो आगे कंटिन्यू करेंगे, फॉर्मल तरीके से इसको एक पार्टनरशिप डीड की तरह हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और अगर ट्रायल में अगर हम लोग को लगता है कि सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, काम अच्छे से नहीं हो रहा है, तो हम लोग उसको स्टॉप कर देंगे। तो जो इनिशियल फेज के लिए हम लोग एक एग्रीमेंट साइन करते हैं उसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। क्या लिखा हुआ देखो, अच्छा, एमडीएफ मस्ट बी बिटवीन लाइक माइंडेड प्रोफेशनल्स फॉर सक्सेस इन द लॉन्ग रन। ये ऊपर क्लियर हो चुका हम लोग का कि आपका दिमाग कैसा होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, थिंकिंग एक जैसा होना चाहिए, तभी आपको सक्सेस मिलेगा। इनिशियली इट इज एडवाइजेबल टू वर्क अंडर अ एमओयू फॉर अबाउट एन ईयर, करीब साल भर आप एक एमओयू के अंदर काम करिए। ड्यूरिंग दिस पीरियड द प्रोफेशनल्स विल गेट टू नो अबाउट ईच अदर, वेरीफाई देयर कंपैटिबिलिटी एंड डेवलप म्यूचुअल फेथ एंड रिस्पेक्ट। आप एक दूसरे को जान पहचान लेंगे, किसका पसंद नापसंद सब आपको पता चलेगा, ठीक है। तो माँ बाप बोल रहे कि बेटा शादी करने से पहले क्या ना डायरेक्टली सगाई मत करो, पहले क्या है थोड़ा 4-5 महीने एक दूसरे से मिलो जुलो, एक दूसरे को जानो पहचानो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये वही चीज़ हो रहा है कि पहले आप इनिशियली क्या करो, साल भर एक एमओयू के अंदर काम करो, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा फॉर्मल नहीं होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लीगल प्रोविजंस यहाँ पे नहीं होते हैं। एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है कि चलो भाई मिलके काम करते हैं हम लोग। वंस दिस पीरियड इज ओवर अ डिसीजन टू एंटर इनटू अ फॉर्मल अग्रीमेंट में भी टेकन। अब इसके बाद क्या हो रहा है कि आप फैसला लो कि आपको आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना। द सेम प्रोसीजर शुड बी फॉलोड इवन एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ एनी पार्टनर। ना ही क्रिएशन के वक्त, बल्कि जब कोई नया पार्टनर भी आता है तो उसके साथ भी आप यही करो कि भाई पहले ना तुम एमओयू के अंदर आ, 6 महीना साल भर हमारे साथ काम करके देख, तेरे को लगता है कि तुम अच्छा से यहाँ पे काम कर पा रहा है, तेरे को प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, फिर तुम हम लोग का फॉर्मली क्या बन जाना, पार्टनर बन जाना। क्लियर हो रहा है चीज? तो एमओयू के अंदर में क्या हो रहा है कि हम लोग मिलजुल के कुछ दिन तक काम करके देखेंगे कि कैसा चल रहा है। उसके बाद आया अग्रीमेंट, ठीक है। अब अग्रीमेंट हो गया फॉर्मल रिलेशनशिप। यहाँ पे हम लोग सब कुछ लिखेंगे कि कौन से पार्टनर का अधिकार क्या है, किसका जिम्मेदारी क्या है, कौन कितना पैसा लगाएगा, ये सब इधर में लिखा हुआ है। Agreement shall contain all the necessary clauses including the rights and responsibilities of partners। किनका जिम्मेदारी क्या है, अधिकार क्या है, कौन कितना पैसा लगाएगा, कैसे रेवेन्यू शेयरिंग होगा, एडमिशन, रिटायरमेंट, कैसे पार्टनर्स का एडमिशन होगा, कैसे रिटायरमेंट होगा, कभी झगड़ा हुआ तो झगड़ा सॉल्व कैसे होगा, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कैसे होगा, ये सारा चीज़ कहाँ लिखा रहेगा, अग्रीमेंट में लिखा रहेगा। तो एमओयू इज एन इनफॉर्मल डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा फॉर्मल क्लॉजेस नहीं है वहाँ पे, कानूनी तौर पे जितना क्लॉजेस डालना चाहिए वो वहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। और अग्रीमेंट में कानून के हिसाब से बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ होता है। अब इसके बाद आया मैनेजमेंट। तो एमओयू के अंदर आपने पहले कुछ दिन काम किया, फिर आपने बना लिया एक अग्रीमेंट, और अग्रीमेंट के अंदर आपने सिग्नेचर कर लिया कि भाई हमारा ये जिम्मेदारी रहेगा, हम ऐसा सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, सब कुछ कर लिया। अब आया एक्चुअल लाइफ कि जब आपको अपना ऑफिस मैनेज करना है तो इस ऑफिस को मैनेज कौन करेगा और कैसे किया जाएगा। देखो, ऑफिस मैनेज करने का तरीका कुछ भी हो सकता है, कोई भी मैनेज कर सकता है। ये सारा बात कहाँ लिखा रहेगा, अग्रीमेंट में लिखा रहेगा। मगर इन जनरल बोलते हैं कि ये 3-4 चीज तो आपको मैनेज करना ही पड़ेगा, ठीक है। पहला क्या लिखा हुआ है, ऑपरेशनल फंक्शंस। ऑपरेशनल फंक्शंस मतलब कि जो हमारा मेजर काम काज है, तो आपको अपना काम काज मैनेज करना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ है, दीज फंक्शंस रिलेट टू द कोर बिजनेस एरियाज। ये फंक्शन किससे जुड़ा हुआ, आपके जो मेन बिजनेस एरिया है वहां से जुड़ा हुआ है। एंड रिक्वायर सब्जेक्ट रिलेटेड एक्सपर्टीज फ्रॉम द पार्टनर्स। सब्जेक्ट रिलेटेड मतलब कि भाई जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो फाइनेंशियल ऑडिट जानता है कि नहीं जानता है, जो कंपनी सेक्रेटरी उसको सेक्रेटरियल ऑडिट का नॉलेज है कि नहीं है, आपका जो मेन काम है आपको उसका तो जानकारी होना चाहिए। अब बोलते हैं नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में देखो क्या है, दिस इंक्लूड रूटीन मैटर्स। रूटीन मैटर्स मतलब जो नॉर्मल डे टू डे अफेयर्स है, जैसे
हैंडलिंग द रिसेप्शन। अब फोन आ रहा है और 4 पार्टनर बैठा हुआ है और चारों बैठा हुआ है, इंतजार कर रहा है कि कोई एक जन जाएगा उठ के उसको उठाएगा। ठीक है, ये नॉर्मली होता है कि फोन बज रहा है, चारों एक दूसरे का शक्ल देख रहे हैं कि भाई तुम उठे या हम उठे। रिकॉर्ड कीपिंग, किसी से कोई डॉक्यूमेंट मिला तो उसको पंचिंग करेंगे, फाइल में लगाएंगे, फाइल रखेंगे एक जगह पे। ठीक, तो ये देखो, ये हमारा मेन काम नहीं है कि फोन उठाना है या फिर फाइल मेंटेन करनी, मेन काम नहीं है। लेकिन अगर आप ऑफिस खोलते हो तो ये काम भी करना पड़ेगा आपको। मेंटेनिंग कंप्यूटर्स, अटेंडिंग कॉल्स एक्सेट्रा, ये सारा काम भी आपको करना पड़ेगा, ये भी आपके ऑफिस का एक पार्ट है। तो उस समय ये पार्टनर ना बोले कि भाई हम देखो मेरे पास टाइम नहीं है, हम तो ऑडिट पे जा रहे हैं, मेरे पास टाइम नहीं, क्लाइंट से मीटिंग है, तो या तुम फोन उठा लो, तुम फाइल रख लो। ठीक है, तो कोई भी पार्टनर ये काम करना पसंद नहीं करेगा। देखो ऑफिस सबका है, सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। फिर ह्यूमन रिसोर्स फंक्शंस। ह्यूमन रिसोर्स फंक्शंस क्या है कि पार्टनर्स अकेले तो सारा काम कर नहीं सकते, वो लोग भी बहुत सारे एम्प्लॉइज रखते हैं। तो एम्प्लॉइज के लिए भी क्या होगा, दिस रिलेट्स टू एक्विजिशन एंड रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज को अक्वायर करना मतलब नए नए एम्प्लॉइज को रिक्रूट करना, सिलेक्ट करना, अपॉइंट करना और उनको रिटेन करना। मतलब कि भाई आपने 2 साल पहले एक एम्प्लॉय को रखा, ठीक, अब वो आपके यहाँ अगले 20 साल तक रहे, आप इसके लिए क्या कर रहे हो? ठीक है, आप उससे ओवर टाइम काम करवाते हो, ज़्यादा पैसा नहीं देते हो, तो रहेगा 20 साल तक? कभी नहीं रहेगा। तो अगर आप अपने यहाँ पे एम्प्लॉय को रिटेन करके रखना चाहते हो, ठीक है, कि वो हमारे यहाँ पे टिके, हमारे यहाँ पे रुक के रहे, तो उसके लिए भी आपको स्टेप्स लेना होगा। उसको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट देना होगा, अच्छा फैसिलिटीज देना होगा, प्रॉपर सैलरी देना होगा, ताकि उसका भी पर्सनल ग्रोथ होते रहे। तो ये सारा भी ख्याल किसको रखना पड़ेगा? पार्टनर्स को रखना पड़ेगा। एंड इंक्लूड्स एक्टिविटीज लाइक रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्रमोशन, इंसेंटिव्स एक्सेट्रा। अब एक लिखा हुआ यहाँ पे पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन क्या हुआ? देखो, अ पीसीएस कैन नॉट एडवर्टाइज और एंगेज इन मार्केटिंग। क्या लिखा हुआ है कि कंपनी सेक्रेटरी का दिन इतना खराब नहीं आ गया कि उसको अपने सर्विसेज के लिए बाजार में पोस्टर चिपकाना पड़े। ठीक, इंस्टीट्यूट का कहना है कि भाई तुम्हारा एक रेस्पेक्टेबल पोजीशन है, ठीक, और तुमको सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए मार्केट में पोस्टर चिपकाने की जरूरत नहीं है, कहीं पे अपना एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक, तुमको सिर्फ एक चीज पे ध्यान देना है, अच्छा से अच्छा सर्विसेज दो। जब कोई क्लाइंट तुम्हारे पास आए उसको एकदम अच्छे क्वालिटी का सर्विसेज दो। ये सर्विसेज ही तुम्हारा क्या है? मार्केटिंग है। ये सर्विसेज ही तुम्हारा एडवर्टीजमेंट है। वो क्लाइंट खुद जाकर के 10 जगह पे बोलेगा कि भाई मैं वहां पे गया था, मेरे को बहुत अच्छा सर्विसेज मिला। ठीक है, आपका काम आपके लिए क्या करेगा? बात करेगा। समझ में आ रहा है? तो इंस्टीट्यूट ये बोलता है पीसीएस कैन नॉट एडवर्टाइज और एंगेज इन मार्केटिंग एंड हैज टू फोकस ऑन प्रोवाइडिंग क्वालिटी सर्विसेज टू द क्लाइंट्स सो दैट दे नेचुरली रिकमेंड हिज नेम टू अदर्स। ऐसे तो एमडीएफ का मार्केटिंग डिपार्टमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे लिए एडवर्टीजमेंट करना अलाउड नहीं है। बट इट शुड हैव अ पीआर डिपार्टमेंट। पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट तो हो सकता है। पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट मतलब कि आप अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स के साथ तो अच्छा रिलेशन मेंटेन कर सकते हो। कभी दिवाली आया, न्यू ईयर आया, तो आपके यहाँ पे कुछ एम्प्लॉइज जो अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को ईमेल कर रहे हैं या एसएमएस कर रहे हैं, उनको न्यू ईयर का ग्रीटिंग्स दे रहे हैं, याद दिला रहे कि भाई हम भी एक फर्म है जो आपके साथ जुड़े हुए है। तो ऐसा करने से भी क्या होता है कि क्लाइंट्स को अच्छा महसूस होगा। which maintains regular contact with the existing and prospective clients। समझ में आया? तो इस पब्लिक रिलेशन के अंदर बेसिकली हम लोग का और एक पॉइंट आ गया कि हम लोग को अपने क्लाइंट के साथ रिलेशन मेंटेन करना होता है अच्छा खासा। ठीक है, तो बात करें अगर हम लोग प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, सबसे पहला हम लोग क्या समझे अभी तक? एक एमओयू साइन करेंगे जो इनिशियल फेज के लिए होगा, उसके बाद एक फॉर्मल अग्रीमेंट साइन करेंगे जहां पे सारा बात लिखा होगा। उसके बाद अपने को मैनेज करना रहेगा। क्या मैनेज करना रहेगा? ऑपरेशनल एक्टिविटीज जो हमारे काम काज से जुड़ा हुआ, मेन काम काज से जुड़ा हुआ है। फिर एक हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस जो डे टू डे अफेयर्स है, छोटा मोटा काम करना ही पड़ता है। फिर हो गया एक ह्यूमन रिसोर्स कि आपको लोगों को अपॉइंट भी करना है, उनको रिटेन भी करना है। और लास्ट में एक हो गया पब्लिक रिलेशंस। अब इसके बाद एक और टॉपिक बचा हुआ है रेवेन्यू शेयरिंग, कि आप लोग जो पैसा कमाएंगे उस पैसे को डिवाइड कैसे करेंगे। देखो ये बहुत अच्छा एक तरीका लिखा हुआ है यहाँ पे। Partners usually follow a simple revenue sharing model by deciding an equal or other suitable fixed PSR। पार्टनर जनरली क्या करते हैं कि जितना पैसा कमाएंगे बराबर बांट लेंगे या फिर एक रेशियो में बांट लेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से ये तरीका बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? मान लो कि इन 3 लोगों ने मिलकर एक फर्म बनाया और तीनों ने कैपिटल कितना लगाया? सेम। ठीक है, 1 लाख
1 लाख और 1 लाख, कैपिटल तीनों ने सेम लगाया और शुरुआत में ही तीनों ने डिसाइड किया कि प्रॉफिट भी कैसे बांटेंगे, बराबर, भाई जो भी अपने कमाएंगे सब बराबर बांट लेंगे। अब हुआ क्या कि इस चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास, देखो हर कंपनी को ऑडिट करवाना जरूरी है, जबकि सेक्रेटेरियल ऑडिट हर कंपनी के लिए जरूरी नहीं है और कॉस्ट ऑडिट तो और भी कम कंपनीज के लिए जरूरी है। तो शायद सीएमए के पास 2 क्लाइंट आए, सीएस के पास 10 क्लाइंट आए और चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास 150 क्लाइंट आया, ठीक है। अब तुम ये सोचो कि फर्म को जो इनकम आया वो मैक्सिमम इनकम किसकी वजह से आया होगा, सी की वजह से आया होगा, करेक्ट। अब जब लास्ट में प्रॉफिट शेयरिंग का बात आएगा, इनकम शेयरिंग का बात आएगा और तीनों बराबर बांटेंगे, तो कहीं ना कहीं इसकी आंख में खटकेगा कि मेजोरिटी रेवेन्यू तो मेरे वजह से आ रहा है, इससे बढ़िया तुम अपना अलग ही फर्म बना लेते, है ना। ये बोलता भाई मैंने कमाया मेरा भी बांट, ये बोलता है मेरा कमाया मेरा भी रख ले तो थोड़ा सा, बोलता है यार नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बोलता है कि अगर आप बराबर तरीके से बांटोगे या कोई भी रेशियो चुन लोगे तो फिर वहां पे फ्यूचर में झगड़ा होने का चांसेस रहेगा। तो अब समझना इस सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए कि रेवेन्यू शेयरिंग कैसा होने से बेटर रहेगा। देखो इट इज एडवाइजेबल टू अडॉप्ट अ पीसीई। पीसीई क्या है, परफॉर्मेंस कंट्रीब्यूशन एंड एफिशिएंसी बेस्ड रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल। अब देखो यहां पे लिखा हुआ है रेफरल बोनस। रेफरल बोनस मतलब अब इस कंपनी सेक्रेटरी का बोलना है कि भाई तेरे पास इतने क्लाइंट्स आए कहां से, सब मैंने ही तो रेफर किया था कि भाई मेरे फर्म में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है उससे काम करवा लो, तो इसमें मेरा कोई फायदा नहीं होगा। अगर मैंने रेफर नहीं किया होता तो तेरे पास क्लाइंट आता ही नहीं। तो बोला ठीक है चल, तेरे को लगता है कि तेरी वजह से रेवेन्यू आ रहा है, तो एक होता है क्या, रेफरल बोनस। पार्टनर ब्रिंगिंग अ न्यू क्लाइंट मे बी पेड अ सर्टेन अमाउंट, कि भाई उस इंसान से अगर 100 रुपया मिला है तो 10 रुपया तेरा, जहां पे 10 से 15% ऑफ द फीस में बी रिसीव्ड एज अ रेफरल बोनस। तो इससे क्या फायदा होगा कि चाहे वो मेरा काम हो या तुम्हारा काम हो, हर पार्टनर ये कोशिश करेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स लेके आए, ठीक है। तो एक कॉस्ट अकाउंटेंट का काम हम नहीं संभालेंगे, लेकिन अगर मेरे को कोई आदमी पता चलता है जिसको, एक कंपनी पता चलता है जिसको सीएमए का सर्विसेज चाहिए, तो हम उसको जरूर बोलेंगे कि भाई हमारे यहाँ पे आना, सीएमए का सर्विसेज मिल जाएगा। तो एटलीस्ट मेरे बिना काम किए भी 10% तो मिलेगा फीस का। दूसरा बोलते हैं कॉमन पूल रिटेंशन। कॉमन पूल रिटेंशन ये क्या हुआ, सम अमाउंट, मान लो 10 से 15% ऑफ द फीस डिपेंडिंग अपॉन द एवरेज एक्सपेंसेस ऑफ द फर्म शुड बी केप्ट असाइड फॉर मीटिंग द एक्सपेंसेस ऑफ द फर्म। कि पैसा डिवाइड करने से पहले आप क्या करो, जो आपको इनकम आ रहा है वहां से कुछ पैसा आप अपने खर्च के लिए साइड कर लो। अगर आपको लगता है कि आपके महीने का खर्च 15,000 रुपया है, ठीक है, और जितने भी क्लाइंट्स है वहां से आपको इनकम आता है 2 लाख रुपया, तो आप ये कर लो कि भाई जब कभी भी इनकम आएगा तो उसका 10% पैसा पहले हम क्या कर लेंगे, अपने खर्चे के लिए साइड कर लेंगे, ठीक। क्योंकि ऐसा ना हो कि आपको जो पैसा है आपने आपस में सब कुछ बांट लिया, फिर बाद में खर्चे के लिए पार्टनर्स को अप्रोच करना पड़ता है कि भाई इतना एक्सपेंसेस हो गया, चलो पैसा मिलाओ। तो पहले आप इनकम की जगह किस पे फोकस करो, खर्चे पे, कि हमारा खर्चा निकल जाए। फिर लिखा असाइनमेंट शेयर। असाइनमेंट शेयर मतलब कि मैक्सिमम अमाउंट उस पार्टनर को दीजिए जो एक्चुअली उस काम को हैंडल कर रहा है। सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ द फीस से 50 to 70% may be paid to that partner who is actually involved in the work of the client। ठीक है, तो अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट ने काम किया है ज्यादा, तो जितना भी पैसा मिला हो उसका 50-60% आप उसी को दे दीजिए, आधे से ज्यादा उसको दे दीजिए, करेक्ट। और उसके बाद जो बचा उस पैसे को आप लोग एक रेशियो के हिसाब से बांट लीजिए, करेक्ट। तो हम बोल सकते कि अगर हमने 10,000 रुपए का इनकम कमाया, तो इस 10,000 में से पहले आप 1,000 रुपए किसको दे दीजिए, जिस पार्टनर ने रेफर किया। करीब 1,500 रुपए आप किसके लिए निकाल लीजिए, एक्सपेंसेस के लिए, ठीक है, कि भाई फर्म का कुछ खर्चा भी है। इसके बाद आप करीब 5,000 रुपए किसको दे दीजिए, अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट ने काम किया था तो आप उस सीए को दे दिए 5,000। अब कितना बचा, 2,500। ये 2,500 को सारे पार्टनर्स क्या करेंगे, प्रॉफिट समझ के आपस में डिवाइड कर लेंगे। तो कम से कम जो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है इसके मन में तसल्ली है कि भाई अगर काम मैंने किया
तो उसमें 800,000 रुपये अदर पार्टनर्स को खाली मिल रहा है ना। चलो तो वापस से देखते हैं रेवेन्यू शेयरिंग कि अगर आप एक नॉर्मल रेवेन्यू शेयरिंग में रहेंगे जहाँ पे कि आप किसी एक फिक्स्ड रेशियो के हिसाब से डिवाइड करते हैं तो वहाँ पे शायद लोगों को मोटिवेशन ना आए, इसीलिए आपको PCE अप्रोच मेंटेन करना चाहिए, परफॉर्मेंस, कंट्रीब्यूशन एंड एफिशिएंसी। अब यहाँ पे भी बोलते हैं 4 चीज़ पे ध्यान देना। एक हो गया रेफरल बोनस कि जो आदमी ज़्यादा काम करता है उसको एक रेफरल बोनस दीजिए। फिर होगा कॉमन पूल कि कुछ खर्चे के लिए आप पैसा सेव करके रखो। फिर होता असाइनमेंट शेयर, जो आदमी ज़्यादा मेहनत करता है उसको ज़्यादा पैसा दो। और फिर इन सारे चीज़ को साइड करने के बाद जो पैसा बचा आप उसको डिवाइड कर लो एक रेशियो के हिसाब से। अब यहाँ पे आया मेंटेनेंस ऑफ ब्रांच ऑफिस। क्या बोलता है कि क्या एक कंपनी सेक्रेटरी जो प्रैक्टिस में है वो अलग अलग जगह अपना ब्रांच ऑफिस मेंटेन कर सकता है। मान लो विक्रम अग्रवाल एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी है, मेरा ऑफिस कोलकाता में, तो कोलकाता के अलावा क्या मेरा ऑफिस दिल्ली में भी हो सकता है? क्या मेरा ऑफिस कोलकाता के अलावा मुंबई में भी हो सकता है, या किसी छोटे शहर में कहीं पे भी क्या हो सकता है? देखो क्या लिखा हुआ है, एज पर सेक्शन 37 ऑफ द CS एक्ट, अ PCS या फिर फर्म ऑफ PCS मे हैव मोर देन 1 ऑफिस इन इंडिया। चाहे तो रख सकता है। However, each office must be in the separate charge of a member of the institute। क्या लिखा हुआ है? Each office must be in a separate charge of a member of the institute। member of the institute बोलने का मतलब क्या हुआ? एक क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी। ठीक, तो मतलब कि अगर मेरा 2 ऑफिसेस है, एक मुंबई में और एक कोलकाता में, तो इन दोनों ही ऑफिसेस में कम से कम एक क्या हो, फुल टाइम क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी होना चाहिए। भाई हम लोग 3 पार्टनर, और तीनों को 3 पार्टनर कहाँ बैठते हैं? कोलकाता ऑफिस में, और मुंबई ऑफिस में सिर्फ 2 एम्प्लॉयज को रख दिया है, ये नहीं चलेगा। ठीक है, हर ऑफिस में एक कंपनी सेक्रेटरी का होना जरूरी है। क्लियर ये चीज? फिर क्या बोल रहे? इन केस द PCS या फिर फर्म विशेस टू ओपन एनी ब्रांच विदाउट अ मेंबर। अब मेरा कहना है कि भाई मैं अकेला ही आदमी हूं, मैं कोलकाता में बैठता हूं और मुंबई में, अब वहां पे रखने के लिए मेरे पास कोई कंपनी सेक्रेटरी है नहीं, तो क्या करे? तो बोला चल तेरे को यहां पे भी एक ऑप्शन दिया। क्या ऑप्शन दिया? इन केस द PCS विशेस टू ओपन एनी ब्रांच विदाउट अ मेंबर इन द सेपरेट चार्ज ऑफ एनी प्लेस वेयर देयर आर नो और वेरी फ्यू PCS। क्यों भाई? क्योंकि वहां पे उस एरिया में बहुत ज्यादा कंपनी सेक्रेटरीज है ही नहीं भाई, बहुत छोटा शहर है। ठीक है, वहां पे ज्यादा कंपनी सेक्रेटरीज है नहीं, तो मैं कहां से ढूंढ के लाऊं कंपनी सेक्रेटरी? ठीक है, एप्लीकेशन में बी मेड टू द ICSI काउंसिल। तो इसके लिए सबसे पहले ये इंसान क्या करेगा? ICSI को अप्लाई करेगा कि भाई मैं एक ऐसा ब्रांच खोलना चाहता हूं सर, मैं ऐसा ब्रांच खोलना चाहता हूं जहां पे कि बहुत ज्यादा कंपनी सेक्रेटरी जो एरिया में है नहीं, तो मैं वहां पे कंपनी सेक्रेटरी रख नहीं सकता। तो अब बताओ क्या करूं? तो ICSI काउंसिल में अप्रूव द ओपनिंग ऑफ सच ब्रांच सब्जेक्ट टू द कंप्लायंस ऑफ द फॉलोइंग। बोला ठीक है बेटा खोल लो ब्रांच, लेकिन इन फॉलोइंग चीजों का ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना? इंडिपेंडेंट ऑफिस, मतलब कि तुम्हारा ऑफिस इंडिपेंडेंट होगा, किसी और प्रोफेशनल के ऑफिस के अंदर ऑफिस नहीं होगा। मतलब कि वहां पे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का ऑफिस है, तुमने चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात किया, बोला भाई अपने ऑफिस में एक छोटा सा जगह दे दो, मेरे भी क्लाइंट्स आएंगे तो यहाँ पे डील कर लेंगे, ऐसा काम नहीं करोगे। तुम्हारा एक सेपरेट ऑफिस होना चाहिए, खुद का ऑफिस होना चाहिए। क्लियर हो रही है बात? दूसरा, अटेंडेंस, एटलीस्ट 1 पार्टनर मस्ट अटेंड द ब्रांच ऑफिस फॉर मिनिमम 100 days इन अ फाइनेंशियल ईयर। क्या बोलते हैं कि भाई तुमको दूसरे ऑफिस में कम से कम 100 दिन तो प्रेजेंट होना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर तुम यहां पे बैठा नहीं सकते कोई बात नहीं, ट्रैवल करते रहो, आते जाते रहो। Relaxation, if a candidate who has passed intermediate examination of the institute, executive level clear कर चुका है, plus also completed the management और apprentice training। 2 चीज बोला। क्या बोला? कि executive level passed है और मैनेजमेंट ट्रेनिंग किया हुआ है।
ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी के स्टूडेंट्स को जो ट्रेनिंग करना होता है वो ट्रेनिंग कंप्लीट है तुम्हारा। ट्रेनिंग कंप्लीट है बोलने का मतलब है कि भाई उसको भी अच्छा खासा नॉलेज है। एग्जीक्यूटिव क्लियर है मतलब उसको अच्छा खासा नॉलेज है। या तो ऐसा इंसान जो एग्जीक्यूटिव क्लियर है और ट्रेनिंग क्लियर है, या फिर हैज पास्ड द फाइनल एग्जामिनेशन, या फिर ऐसा स्टूडेंट जिसने प्रोफेशनल एग्जाम क्लियर कर लिया है, फाइनल लेवल भी क्लियर कर लिया है, ठीक, इज पोस्टेड एट द ब्रांच ऑफिस, देन एटलीस्ट वन पार्टनर मस्ट अटेंड द ब्रांच ऑफिस फॉर मिनिमम 60 डेज। अच्छा चलिए, तब आपको 100 दिन की जगह कितना दिन जाना है? 60 दिन जाने से भी काम चलेगा, ठीक है। 100 दिन तो हो गया मतलब कि 3 महीने से भी ज्यादा। अब भाई अगर मेरा ऑफिस कोलकाता में है तो मैं 3 महीने से ज्यादा वहां ऑफिस तो चला जाऊंगा, मैं रहूंगा किधर? ठीक है, आना जाना इतना पॉसिबल नहीं होता है। तो क्या बोल रहे कि आप दूसरे ऑफिस में क्या करो? दूसरे ऑफिस में आप एक ऐसा इंसान बैठाओ जो या तो फाइनल एग्जाम क्लियर कर लिया, या तो इंटर का एग्जाम क्लियर किया है प्लस उसका ट्रेनिंग कंप्लीट होके रखा है। अगर ऐसा है तो खुद आपको वहां पे 60 डेज जाने का जरूरत रहेगा, अदरवाइज यू हैव टू विजिट मिनिमम 100 डेज। वैलिडिटी, अप्रूवल शैल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। ये 2 साल के अंदर में एक मेंबर आपको अपॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है। जिंदगी भर ऐसा नहीं चलेगा कि आप एक एम्प्लॉय के सहारे अपना ऑफिस चलाओ, 2 साल के अंदर आपको अपॉइंट करना पड़ेगा, करेक्ट। As per section 37 subsection 2, every PCS या फिर firm maintaining more than one office shall send a list of such offices and persons in charge thereof to the council। कि हमारा कितना ऑफिसेस है और उस ऑफिस का इंचार्ज कौन है, ये सारा डिटेल्स आपको ICSI के पास भेजना पड़ेगा। इन केस देर इज एनी चेंज इन द इंफॉर्मेशन, तो ये चेंज भी आपको बताना पड़ेगा ICSI को कितने दिनों के अंदर? 1 महीने के अंदर, विद इन 1 month ऑफ सच चेंज, ठीक है। चलो, बहुत सिंपल सा चीज है। मेंटेनिंग ऑफ ब्रांच ऑफिसेस, क्या बोलते हैं कि एक PCS या PCS का फर्म इंडिया में कोई भी जगह पे ब्रांच खोल सकता है, ठीक है। क्या इस ब्रांच में एक कंपनी सेक्रेटरी का या एक मेंबर का होना जरूरी है? बोला हाँ सर जरूरी है। और सर अगर उस एरिया में जिस जगह पे हम अपना ब्रांच खोलना चाहते हैं वहां पे ज्यादा कंपनी सेक्रेटरीज नहीं है तो क्या करूं? आप ICSI को रिक्वेस्ट करो, ठीक। ICSI आपको अप्रूवल दे सकता है, कितने साल के लिए? मैक्सिमम 2 साल के लिए। ये 2 साल के अंदर आपको वहां पे एक मेंबर अपॉइंट करना पड़ेगा। ये 2 साल तक आप क्या करोगे? इंडिपेंडेंट ऑफिस रखना अपना, किसी अदर प्रोफेशनल के ऑफिस में अपना ऑफिस क्रिएट मत करना। दूसरा, आपको वहां पे कम से कम 100 दिन का अटेंडेंस लगाना पड़ेगा खुद। तीसरा, कि अगर आपके यहाँ पे कोई एग्जीक्यूटिव पास बच्चा है जिसका ट्रेनिंग कंप्लीट हो रखा है, या फिर ऐसा बच्चा है जिसका फाइनल क्लियर होकर रखा है, तो फिर आपको वहां पे 60 दिन भी विजिट करने से चलेगा। आपको हर साल क्या करना पड़ेगा? एक लिस्ट भेजना पड़ेगा ICSI के पास कि मेरा कितना ऑफिस है और उस ऑफिस का हेड या उसका इंचार्ज कौन है। अब लिखा लिमिटेशंस ऑफ इंडिविजुअल प्रैक्टिस। अगर आप अकेले प्रैक्टिस करते हो तो क्या परेशानी आएगा? इंडिविजुअल प्रैक्टिस का फायदा क्या है? ठीक, देखो, एक तो था मेगा फर्म की बहुत सारे पार्टनर्स, मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म, यहां पे भी हम मानते हैं कि बहुत सारे पार्टनर्स है। अब यहां पे विक्रम अग्रवाल का कहना है कि भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट तो छोड़ो, मैं दूसरे कंपनी के सेक्रेटरी के साथ मिलकर भी काम नहीं करूंगा, मैं अकेले काम करूंगा, ठीक है। तो अकेले काम करने में परेशानी क्या है और फायदा क्या है? तो ये बिल्कुल लर्निंग कैटेगरी का है। अब देखो इसको किस तरीके से सजाया हुआ है, थोड़ा सा ये बोल्ड वर्ड पे फोकस रखना। पहले इधर में लिखा हुआ हाय, नो 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 नो, मी, CS, ठीक है। तो ये देखो, ये तरीके से याद कर सकते हम लोग। क्या बोलते हैं कि इंडिविजुअल प्रैक्टिस करोगे तो क्या प्रॉब्लम आएगा? ठीक, चलो किसी के साथ मिलकर काम करते हैं, हाय, नो 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 मैं CS, मैं किसी के साथ मिलकर काम नहीं करेगा, ठीक, ईगो प्रॉब्लम आ गया अंदर में। तो परेशानी क्या आएगा? बोलता है ह्यूज इन्वेस्टमेंट, अकेले को ही ऑफिस का पूरा खर्चा उठाना पड़ेगा। इरेगुलर कैश फ्लोज,
शुरू शुरू में जब अपना प्रैक्टिस शुरू करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा लोग जानते पहचानते नहीं है। कंपनी में जॉब करोगे तो क्या होगा कि एक रेगुलर इनकम आपको मिलते रहेगा, सैलरी मिलते रहेगा, लेकिन यहाँ पे तो क्लाइंट्स आएंगे तो इनकम मिलेगा, नहीं आएंगे तो नहीं मिलेगा। तो शुरुआत में जब आप अपना क्लाइंट बेस बढ़ा रहे हो, जान पहचान आपका नहीं हुआ ज़्यादा, तो शायद बहुत ज़्यादा पैसा आपको ना मिले। फिर के लिए लिखा हुआ है नो वर्क नो पे। ऑफिस में 2 घंटा बैठे भी हो तो भी सैलरी मिलेगा। यहाँ पे काम है तो पैसा है, काम नहीं है तो पैसा नहीं है। नो वन टू शेयर लॉसेस, नो पेंशन पीएफ ग्रेचुइटी, ये तो कंपनी में कहीं पे जॉब करोगे तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। नो लिमिट ऑन वर्किंग आवर्स, ठीक है, वर्किंग आवर्स पे कोई लिमिट नहीं है। आपका क्लाइंट एक्सपेक्ट करता है कि वो रात को 10 बजे भी फ़ोन करे कि भाई ये वाला फाइल क्या हुआ, तो आप उसको जवाब दो। अगर आप उसको सर्विसेज नहीं देते हो तो वो क्या करेगा, किसी दूसरे सीएस के पास चला जाएगा। मैनेज ऑल द ऑपरेशंस, सारा काम आपको खुद करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन भी, ह्यूमन रिसोर्स भी, सब कुछ। एंक्रोचमेंट ऑन फैमिली टाइम, आपके परिवार के साथ ही आपका झगड़ा हो जाएगा, बीवी झगड़ा करेगी कि दिन भर ऑफिस में बैठे रहते हो, मेरे को टाइम कब दोगे। कंटिन्यूअसली अपडेट विथ ऑल द लेटेस्ट अमेंडमेंट्स, बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं तो क्या होता है कि भाई मैं काम करता हूँ, तुम सोच समझ लो, तुम पढ़ लो, पढ़ के मेरे को भी थोड़ा समझा देना, लेकिन यहाँ पे तो क्या है कि काम भी करना पड़ेगा, अपडेट भी करना पड़ेगा। सॉलिसिटेशन ऑफ क्लाइंट्स, मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट इज नॉट अलाउड। अब बोलते हैं कि आपके लिए तो मार्केटिंग भी अलाउड नहीं है, आप तो एडवर्टीजमेंट भी नहीं कर सकते, तो ज़्यादा क्लाइंट्स कहाँ से ढूंढ के लाएंगे। तो अगर आप अकेले प्रैक्टिस करते हो तो कहाँ परेशानी आएगा, समझ में आ रहा है चीज़। अब क्या बोलते हैं, एडवांटेजेस क्या है, ठीक, देखो तो इधर पे आया सो मोर फैन, ठीक है। अगर हम अकेले प्रैक्टिस करेंगे, बहुत फेमस हो गए तो दुनिया मेरा फैन बन जाएगा। अब क्या बोल रहे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कि भाई हम अपना खुद का मेहनत करते हैं, खुद का काम करते हैं, किसी का ऑर्डर्स हम नहीं लेते। दूसरा बोलते हैं ओन मास्टर, माई लाइफ माई रूल्स, मोर वर्क मोर पे, ज़्यादा मेहनत करेंगे ज़्यादा कमाएंगे। कंपनी में तो क्या है, एक फिक्स सैलरी रहेगा, कितना भी मेहनत कर लो 50,000 60,000 1 लाख ऐसा मिलेगा। यहाँ पे ज़्यादा मेहनत करेंगे, महीने का 50 लाख भी कमा सकते हैं। फिर बोलते हैं फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, मेरा मन करेगा तो 2 बजे ऑफिस जाएंगे, मेरा मन करेगा तो नहीं जाएंगे। अश्योर्ड अर्निंग्स इन द लॉन्ग रन, अब एक बार जब आपका 5 साल 6 साल हो गया, आपके पास 100 क्लाइंट्स हो गए, अब आपको और सोचने का जरूरत नहीं है, पैसा अपने आप आएगा। नो फियर ऑफ लूजिंग जॉब, नौकरी करते हो वहां पे कोई डर लगा हुआ है कि मेरा नौकरी चला जाएगा, कुछ हो गया तो, यहाँ पे आप अपना खुद का मालिक हो, यहाँ पे आपको वो डर नहीं है मन में। तो ये सब कुछ लर्निंग कैटेगरी का था, ठीक है। इस चैप्टर में मैक्सिमम सब कुछ लर्निंग कैटेगरी का ही है। अब यहाँ पे है कि इंडिविजुअल प्रैक्टिस और एमडीएफ के बीच में क्या डिफरेंस होता है। पहला स्कोप ऑफ प्रैक्टिस, अगर आप अकेले काम करते हो ना तो आप बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाओगे, बहुत ज़्यादा तरीके का काम नहीं कर पाओगे। और एमडीएफ में क्या है, वेरियस एरियाज कैन बी एक्सप्लोर्ड, आप अकाउंट्स भी संभाल रहे हो, आप सेक्रेटरियल भी संभाल रहे हो, बहुत सारा चीज़ देख रहे हो। नॉलेज मैनेजमेंट, नॉलेज मैनेजमेंट में देखो क्या हुआ, ऊपर में लिखा हुआ था जो पॉइंट, अपडेट करना आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, डिफिकल्ट फॉर अ सिंगल पर्सन टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल अपडेशंस। और एमडीएफ में क्या हुआ कि भाई मैं काम कर रहा हूँ, तुम पढ़ लो, पढ़ के मुझे समझा देना, तो यहाँ पे कंपैरेटिवली ईजियर है। वन पार्टनर में अपडेट एंड हेल्प दी अदर पार्टनर्स। रिस्क शेयरिंग, इंडिविजुअल में सारा रिस्क मेरा और एमडीएफ में डिवाइड हो जाएगा। म्यूचुअल ट्रस्ट, यहाँ पे कोई भरोसे का बात ही नहीं आता, बिकॉज हम अकेले हैं, वहाँ पे म्यूचुअल ट्रस्ट मेंटेन करना पड़ता है। डिसीजन मेकिंग यहाँ पे क्या है, क्विक, फटाफट, मैं अकेला ही हूँ जो तय करेगा, वहाँ पे बहुत सारे लोगों से मिलके मेरे को डिसाइड करना पड़ता है। इंडेमनिटी, यहाँ पे मुझे बचाने के लिए कोई है नहीं और मैं किसी और को बचाऊंगा नहीं, और यहाँ पे इंडेमनिटी होता है कि भाई तुमने जो काम किया उसके चलते मेरा जिम्मेदारी नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो मुझे इंडेमनीफाई करो, करेक्ट। कम्युनिकेशन गैप, यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप हो ही नहीं सकता, अकेला इंसान है, और यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप अराइज होने का चांसेस होता है। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट फॉर अ पीसीएस या फिर फर्म ऑफ पीसीएस, एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को कौन कौन से कानून फॉलो करने पड़ते हैं, कौन कौन से रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। ये सारा रेगुलेशंस ना बेसिकली आईसीएसआई का दिया हुआ है। एक तो सीएस एक्ट है अपना, इसके अलावा अब देखो अपने को क्या क्या चीज मेंटेन करना है। सीएस रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ेगा,
गाइडलाइंस फॉर मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर ऑफ अटेस्टेशन एंड सर्टिफिकेशन सर्विसेज। ICSI बोलता है कि आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा जहाँ पे कि आप नोट डाउन करो कि आपने किसका सेक्रेटरियल ऑडिट किया, किसको आपने कौन सा सर्टिफिकेट साइन करके दिया। गाइडलाइंस फॉर सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट एंड साइनिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, ठीक। गाइडलाइंस फॉर अप्रूवल ऑफ प्रोप्राइटरशिप कंसर्न और फर्म्स नेम। आप अपना जब एक पार्टनरशिप क्रिएट करते हो या फिर आप अपना खुद का प्रैक्टिस सेटअप करते हो तो आपका प्रैक्टिस किस नाम से होगा। जिस तरीके से हम एक शॉप खोलते हैं तो शॉप का नाम कुछ भी हो सकता है। तो मान लो कि विक्रम अग्रवाल अपने किसी पार्टनर के साथ मिलके एक फर्म क्रिएट करना चाहता है, विक्रम अग्रवाल और राहुल अग्रवाल, ठीक है। तो अभी हमारे फर्म का नाम क्या होगा, ऐसा भी हो सकता है RVA एसोसिएट्स, ऐसा भी हो सकता है ARV एसोसिएट्स, ऐसा भी हो सकता है RAVA एसोसिएट्स, नाम तो कुछ भी हो सकता है। तो ये नाम के लिए भी क्या करना पड़ेगा, अपने को इंस्टीट्यूट के पास अप्लाई करना पड़ेगा, इंस्टीट्यूट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। यहाँ पे वही लिखा हुआ है, अप्रूवल ऑफ द फर्म्स या फिर प्रोप्राइटरशिप कंसर्न का नाम। गाइडलाइंस फॉर एडवर्टीजमेंट, अभी अभी समझाया कि हम लोग के लिए खुले तौर पे एडवर्टीजमेंट करना अलाउड नहीं है, ठीक है। गाइडलाइंस फॉर कंपल्सरी अटेंडेंस ऑफ PDP क्या हुआ, प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। इंस्टीट्यूट का कहना है कि हर साल हम बहुत सारा सेमिनार ऑर्गेनाइज करवाएंगे, बहुत सारा प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करवाएंगे और वो प्रोग्राम आपको अटेंड करना जरूरी है, ठीक है। क्यों जरूरी है, कहीं ऐसा ना हो कि घर बैठे बैठे आप पढ़ाई लिखाई करते नहीं हो, अपडेट करते नहीं हो, नया नया चीज़ आ रहा है आपको पता नहीं है। तो एटलीस्ट आप ये प्रोग्राम्स अटेंड करोगे तो आपको नई नई चीज़ों के बारे में पता रहेगा। गाइडलाइंस फॉर प्रोफेशनल ड्रेस ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज, यहाँ तक बोला हुआ है कि हमारा प्रोफेशनल ड्रेस क्या है, ठीक है। कभी अगर हमको मिलने के लिए बुलाया जाए तो ऐसा नहीं है कि ब्राउन पैंट और रेड कोट पहन के चले गए, ठीक है, जोकर की तरह कपड़ा पहन के चले गए, वैसा नहीं चलेगा। हमारे लिए नेवी ब्लू ड्रेस प्रेस्क्राइब्ड है, ठीक है। फिर लिखा हुआ है गाइडलाइंस फॉर सेटिंग अप एंड कन्वर्जन ऑफ फर्म्स ऑफ PCS इनटू LLP। अगर आपका पहले एक पार्टनरशिप फर्म था और आप उसको LLP में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसका क्या तरीका होगा, क्या प्रोसीजर होगा। तो देखो, एक कंपनी सेक्रेटरी को बहुत सारा चीज फॉलो करना पड़ेगा। दिस इज ऑल्सो लर्निंग कैटेगरी। मैक्सिमम चीज यहाँ पे आपको लर्न करने का ही है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर बात करें वापस से इसको, तो मेगा फर्म क्या हुआ, जहां पे 25 से ज्यादा पार्टनर्स होगा। MDF क्या हुआ, अ मल्टीडिसिप्लिनरी फर्म इज अ फर्म विच प्रोवाइड्स अ वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज। सो वी कैन ऑल्सो कॉल MDF एज अ सर्विस मॉल where a corporation, a company can get different types of services under a single roof. This is a single window solution to many problems of the corporate sector. अब बोलते हैं इसका बेनिफिट क्या है और थ्रेट्स क्या है। MDF बनाने से पहले आपको किन चीज़ों का ध्यान होना चाहिए। MDF बनाने का तरीका क्या है, 4 स्टेप्स लिखा हुआ है। पहले इनिशियली आप MOU के अंदर काम करिए, फिर एक फॉर्मल अग्रीमेंट बनाइए, उसके बाद आपको देखना है कि बहुत सारा चीज़ को मैनेज करना है और एक प्रॉपर PCE रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल आपको अपनाना है, ठीक है। जहाँ पे कि कुछ पैसा आप रेफरल बोनस रख दो, कुछ पैसा एक्सपेंसेस के लिए साइड कर दो, मेजोरिटी चंक आप उस पार्टनर को दो जो काम कर रहा है, और बाद बाकी जो पैसा बचेगा उसको आप नॉर्मल इनकम की तरह डिस्ट्रीब्यूट करो। क्या एक PCS अपना ब्रांच ऑफिस खोल सकता है, बोलता बिल्कुल खोल सकता है, लेकिन हर ब्रांच ऑफिस में एक सेपरेट मेंबर का होना जरूरी है। अगर किसी ऑफिस में सेपरेट मेंबर नहीं रख पा रहे हो, क्यों, क्योंकि वहां पे ज्यादा PCS है नहीं उस एरिया में, तो आप ICSI को रिक्वेस्ट करो, वो आपको 2 साल के लिए अप्रूवल दे सकता है कि आप 2 साल बिना मेंबर के भी अपना ऑफिस चला सकते हो। लेकिन आपका खुद का सेपरेट ऑफिस होना चाहिए, आपको 100 दिन वहां पे अटेंडेंस देना पड़ेगा। या फिर अगर आपका कोई एग्जीक्यूटिव पास बच्चा है जिसका ट्रेनिंग कंप्लीट होकर रखा है, या फिर फाइनल पास बच्चा है जो उस ऑफिस में है, तो आप 60 दिन भी जाओगे तो काम चलता है। 2 साल के अंदर आपको मेंबर वहां पे अपॉइंट करना पड़ेगा। आपको हर साल टाइम टू टाइम बताना पड़ेगा कि भाई मेरे कहाँ कहाँ पे ऑफिसेस है और उसका इंचार्ज कौन है। अगर आपका कोई भी इंफॉर्मेशन में चेंज आता है तो वो इन्फॉर्मेशन आपको 1 महीने के अंदर इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अकेले प्रैक्टिस करने से नुकसान क्या है, ठीक है, तो यहाँ का कीवर्ड क्या हमारा, हाई, नो 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 मी CS, और फायदा क्या है, सो मोर फैन। डिफरेंस क्या है यहाँ पे, इंडिविजुअल में काम करने में क्या है, नुकसान ज़्यादा है और MDF में फ़ायदा ज़्यादा है, ऐसे नज़र आया अपने को। और एक फर्म ऑफ PCS को कौन कौन सा रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो ये लिस्ट अपने को याद करना है बस, वेरी सिंपल। आज का चैप्टर इधर पे ओवर हुआ।
नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे।